हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। अभी हम लोगों ने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बेसिक्स जानकारियों के बारे में। अब हम लोग इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं जहां नगरों के बारे में पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की नगरें कौन कौन सी देशों में रही थी। तो जो भी आप लोग इस वीडियोस को देख रहे होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी हम क्या देखते हैं, आप लोग जानते हैं पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था कि 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के नगर पाए गए हैं। एक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो भारत इन तीनों देशों के किस किस हिस्से में कौन कौन से नगर हैं और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग एक चार्ट बना चुके हैं। इस चार्ट का अध्ययन करने से पहले हम लोग एक पॉइंट देखते हैं, नगर नियोजन। तो यहाँ ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है, क्योंकि यह पॉइंट लगभग सभी नगरों को छूते रहता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ की जो नगरें बनाई गई थी, यहाँ का जो शहर बनाया गया था, वह ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाया गया था। अब ग्रिड पद्धति क्या होता है, जरा ये देखते हैं। ग्रिड पद्धति में ना नगरों को सड़कों के बीचों बीच बनाया जाता है, मतलब सड़क सीधी जाती है। ग्रिड पद्धति के आधार पे शहरों में सड़क जो होती है वो इस प्रकार की होती है। ये आपका सड़क हो गया। ये सड़क फिर एक ऐसी सड़क आती है जो समकोण पे काटती है। अब इन दोनों सड़कों के बीच में यहाँ पे भवनों का निर्माण किया जाता है और फिर इस इलाके में फिर इधर भवनों का निर्माण किया जाता है, फिर इधर सड़कें जाती हैं। तो इस प्रकार से सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। अब सड़क को ना 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार के शहरों में सड़कों को 2 भागों में बांटा गया है। एक सड़क मुख्य सड़क हुआ करती थी और एक सड़क गली की सड़कें हुआ करती थी। मुख्य सड़क की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर हुआ करती थी, जबकि गली की सड़कों की चौड़ाई की बात की जाए तो वह कम से कम 3 से 4 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। और इस ग्रिड पद्धति के आधार पे शहरों में भवनों का जो निर्माण हुआ था, उसके जो मुख्य द्वार होते थे और उसकी जो खिड़कियां होती थी वो पीछे गली की सड़क की तरफ खुलती थी। तो मुख्य सड़क की तरफ के दरवाजे खिड़कियां नहीं खुलते थे। लेकिन लोथल नाम का एक ऐसा शहर है जहां मुख्य सड़क के तरफ दरवाजे और खिड़कियां खुला करती थी। केवल लोथल एक ऐसा शहर था जहां पे दरवाजे जो हुआ करती थी मुख्य सड़कों की तरफ खुलती थी, जबकि अन्य शहरों में ग्रिड पद्धति के आधार पर दरवाजे पीछे की ओर छोटी छोटी गलियों में खुला करती थी। अभी क्या करते हैं, इसका सेकेंड पॉइंट है शहर का विभाजन। तो शहरों को 2 भागों में बांटा गया था। एक उच्च शहर हुआ करता था, एक निम्न भाग, एक उच्च भाग और एक निम्न भाग। उच्च भागों में ऐसी मान्यता रही है कि वहां पे अमीर लोग रहा करते थे, जबकि निचले हिस्से में, शहर के निचले हिस्से में गरीब तबके के लोग निवास करते थे। इसके बाद पॉइंट है सड़क और नालियां। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था सड़क को 2 हिस्सों में बांटे हैं। एक मुख्य सड़क जो 10 मीटर लंबी हुआ करती थी, 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, और एक पीछे गलियों की सड़क जो कम से कम 3 से 4 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों की एक उच्च व्यवस्था थी। नालियों को भी 2 वर्गों में बांटा गया था। एक छोटी नालियां थी और एक बड़ी नालियां हुआ करती थी, और हर शहरों में नालियों को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से, सुशोभित तरीके से बाहर की ओर, शहर के बाहर खोला जाता था। तो ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि जिस प्रकार से आज हम लोग शहरों में निवास करते हैं, जैसी शहर की स्थिति हम लोगों की आज है, उसी प्रकार की शहरें सिंधु घाटी सभ्यता में भी हुआ करती थी। उससे खराब शहरें नहीं थी। अभी हम इसके जल निकासी की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जल के निकासी की एक उच्च प्रबंध किया गया था। हुआ क्या था कि जल के कलेक्शन के लिए वहां पे कुएं बनाए गए थे, कुओं का निर्माण किया गया था, और कुआं से लगा हुआ एक छोटी छोटी नालियां बनाई गई थी। जो छोटी नालियां आगे चल के ये ये कुआं हो गया, कुआं से छोटी छोटी नालियां निकालकर एक गड्ढे के पास जाया करती थी, और इस गड्ढे में पानी जमा करता था।
फिर इस गड्ढे से एक बड़ी नाली निकलकर शहर के बाहर कचरे को छोड़ा करता था। इस गड्ढे की खासियत यह हुआ करती थी कि इस छोटी नालियों से चलकर जो भी कचरा हुआ करता था वो यहाँ पे आके जम जाता था और पानी बाहर निकल जाता था बड़ी नालियों के द्वारा। अब इस कचरे को साफ कर लिया जाता है। तो सड़क और नालियों का एक अच्छा प्रबंध किया गया था, पानी के निकासी का अच्छा प्रबंध किया गया था और शौचालय का भी एक अच्छा प्रबंध था। सिंधु सभ्यता के समय हर एक घर में शौचालय हुआ करता था। सभी घरों में एक अलग अलग शौचालय का उत्तम प्रबंध किया गया था। फिर इसकी बात करते हैं एक और, सामूहिक भवन। सामूहिक भवन भी इसकी विशेषता, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या जानते होंगे, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार था, अभी हम लोग देखेंगे भी। तो यहाँ पे सामूहिक भवन का भी निर्माण किया गया था, जहाँ पे सभाएं लगा करती थी। या फिर स्नान घर की बात किया जाए तो इस प्रकार का स्नान घर बनाया जाता था कि वहाँ के चारों ओर, स्नान घर के चारों ओर सीढ़ियाँ हुआ करती थी, वहाँ पे बैठ के लोग नहाया करते थे और स्नान घर के ठीक सामने बगल में छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे, जहाँ पे लोग स्नान करने के बाद तैयार हुआ करते थे या कपड़े चेंज किया करते थे। तो सामूहिक भवन का भी निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से कुछ खासियत था इसके नगरों की। ये बहुत सारी खासियत है, बहुत सारी आगे खासियत हैं, हम लोग धीरे धीरे अब देखते हैं। नगर नियोजन के बाद बात करते हैं कि कौन से देश में कौन कौन सा नगर पाया जाता है और उस नगरों की क्या व्यवस्थाएं थी। अभी हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियोस में देखे थे कि 3 प्रकार के देशों में सिंधु घाटी के अस्म प्राप्त हुए हैं। एक अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान में आप लोगों ने देखा था कि मात्र 2 ऐसा शहर था जहां पे अस्म प्राप्त हुए थे इसका। फिर पाकिस्तान था। पाकिस्तान के अंतर्गत करीब 400 से 500 शहर पाए जाते हैं, 400 से 500 स्थान पाए जाते हैं। जबकि भारत की बात की जाए तो वहाँ पे लगभग 900 से 1000 के आसपास शहरों, 1000 के आसपास के जगहों में सिंधु घाटी सभ्यता के अस्म प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिला के लगभग 1500 ऐसे जगह हैं जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अस्म प्राप्त होते हैं। तो उन स्थानों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत की। भारत में बात करते हैं भारत की। अभी भारत में ना एक जगह है जम्मू कश्मीर। भारत के नक्शे में जब आप देखिएगा सबसे ऊपर वाला हिस्सा आपका जम्मू कश्मीर आता है। इस जम्मू कश्मीर में एक स्थान पाया जाता है मांदा। जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांदा। मांदा सबसे उत्तरी स्थान है। जम्मू कश्मीर मतलब भारत सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान जो था वो मांदा था। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये एक नोट बना हुआ है, आपको क्या करना है, इस नोट्स को लिख भी लेना है। बहुत सारे पॉइंट्स को लिख के हम दे दिए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को समझा देंगे क्योंकि सबको छोटे से बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में एक मांदा नाम का स्थान था जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अस्म प्राप्त हुए, जो सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता था। अब दूसरा एक जगह है पंजाब। तो पंजाब को आप लोग जानते हैं, पंजाब को 2 भागों में बांटा गया। एक पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में भी है और पंजाब का कुछ भाग जो है वो हिंदुस्तान में भी है। अब भारत के पंजाब की बात करें तो यहाँ पे एक स्थान है रोपर, एक स्थान संघौल, इस प्रकार के बहुत सारे स्थान हैं। रोपर को पहले रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है। रोपर को रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है, जो सतलज नदी के किनारे, सतलज के दक्षिण ओर यह शहर बसता है। पंजाब में सतलज नदी है, उस सतलज नदी के दक्षिण ओर रोपर नाम का शहर है। जब इसकी खुदाई शुरू हुई थी तो खुदाई के समय में यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का सोने का सिक्का चला करता था, उस सोने के सिक्के के कुछ अस्म रोपर में प्राप्त हुए, जिससे यह पता चलता है कि मौर्य का शासनकाल यहाँ तक आया था। मौर्य का शासन यहाँ तक गया था, पंजाब तक। इससे आगे भी गया है, हम लोग उसकी बात बाद में करेंगे। एक फिर संघौल है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जगह हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब में भी प्राप्त हुए थे खुदाई के दौरान। अभी बात करते हैं हरियाणा की। तो जब हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ भी कुछ ऐसे जगह हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक जगह है बनवाली।
फिर आप दूसरे जगह को देख रहे हैं, राखीगढ़ी नाम का एक स्थान है, फिर भगवानपुरा है। इस प्रकार से छोटे छोटे स्थान है। हम बात करते हैं बनवाली की। तो बनवाली सरस्वती नदी के बाईं ओर, सरस्वती नदी के तट पे पाया जाता है बाईं ओर, जो एक सूखा प्रदेश है, और सरस्वती नदी के ऊंचे वाले हिस्से में पाया जाता है। सरस्वती नदी को दो भागों में बांटा गया, एक नीचे वाला हिस्सा है, उसके तट का निचला वाला हिस्सा, एक उसके तट का ऊपरी हिस्सा। तो ऊपरी हिस्से में बनवाली पाया जाता है। चूंकि सरस्वती नदी सूखे की स्थिति में है, जिसके कारण बनवाली का जो भाग है वो अभी सुखाड़ की स्थिति में चल रहा है, जो हरियाणा के इलाके में पाया जाता है। इसकी एक और विशेषता यह है कि यहाँ से बैलगाड़ी के अस्म प्राप्त हुए। बनवाली से बैलगाड़ी के अस्म प्राप्त हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, या फिर यातायात के लिए। फिर कुछ मिट्टी के अस्म वहां से प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के कुछ छोटे छोटे बने हुए बर्तन, इस प्रकार से मिट्टी के कुछ अस्म भी प्राप्त हुए हैं बनवाली से। अब बात करते हैं हम लोग राखीगढ़ी की। तो राखीगढ़ी भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए दूसरा सबसे बड़ा शहर था भारत में। जबकि पूरे विश्व में बात की जाए, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए, तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। लेकिन भारत में बात की जाए तो यह दूसरा सबसे बड़ा शहर है भारत का। सबसे पहला शहर भारत का ये धौलावीरा है, ये सबसे बड़ा शहर है भारत में। उसके बाद राखीगढ़ी आता है। लेकिन पूरे सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है। अभी हम बात ये यहाँ पे ये विशाल नगर है। विशाल नगर होने के कारण इसका इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता था। यहाँ से पूरे मध्य एशिया के पूरे भाग में व्यापार पद्धति को, मतलब यहाँ से व्यापार किया जाता था। व्यापारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहा करते थे। अभी हम लोग बात करते हैं भगवानपुरा की। तो एक छोटा सा जगह है भगवानपुरा, जो व्यापार के लिए ही काम में आया था। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो सभी पॉइंट्स को याद रखना संभव नहीं है। लगभग 1500 जगह स्थान प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो सारे पॉइंट्स को, सारे स्थान को ध्यान में रखना मुश्किल है, इसलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्थान की बात करेंगे। अभी एक जगह है राजस्थान। भारत के राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के भी बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो सिंधु सभ्यता, जिससे क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता के ऊपर। यहाँ पे कालीबंगन एक जगह था, बालाथल एक जगह था। इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से हैं। कालीबंगन की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कालीबंगन, इसके नाम से ही इसके बारे में पता चलता है। यहाँ पे काले रंग की चूड़ियों का अस्म पाया जाता था। बंगन का मतलब चूड़ी होता है, काली मतलब काले रंग की। तो काले रंग के चूड़ियों का अस्म प्राप्त होने के कारण इसका नाम कालीबंगा प्राप्त पड़ा। जोते हुए खेतों का अस्म भी यहाँ से प्राप्त होता है। जब ऐसा अनुमान है लोगों का, इतिहासकारों का यह अनुमान है कि कालीबंगा के खेतों में हल के अस्म प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से जोते हुए खेतों का अस्म भी प्राप्त होता है। एक बात करते हैं अग्निकुंड की। बहुत सारे जगहों पे, कालीबंगा के बहुत सारे जगहों पे हम लोगों को अग्निकुंड के बारे में जानकारी प्राप्त होता है कि यहाँ के लोग अग्निकुंड का भी इस्तेमाल किया करते थे। अब हम बात करते हैं यूपी के इलाके का। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही अहम हिस्सा है आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। यह सबसे पूर्वी इलाका है। सबसे उत्तरी इलाके की बात की जाए तो ऊपर पे मांदा था जम्मू कश्मीर में, जबकि सबसे पूर्वी इलाके की बात की जाए तो ये आलमगीरपुर सबसे पूर्वी हिस्से में आता है, जो उत्तर प्रदेश के भाग में पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पे संघौल नाम का एक जगह है, बड़गांव नाम का एक जगह है। इस प्रकार से छोटे छोटे स्थान है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अस्म प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक ही स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, जो दैमाबाद के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी के किनारे यह उपस्थित है। दैमाबाद जो सबसे निचले हिस्से में आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे निचले मतलब दक्षिण हिस्से में आता है। तो उत्तर में आपका मांदा था, दक्षिण में दैमाबाद है, और पूरब की बात की है तो आलमगीरपुर पूरब में आता है। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। तो जब गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में एक सबसे
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान पाया गया था लोथल। तो लोथल उस समय का एक बड़े बंदरगाह में से एक था, बड़े बंदरगाह में से एक था। तो बंदरगाह होने के कारण एशिया, मध्य एशिया में यहाँ से यह व्यापार का केंद्र बन गया था। पूरे मध्य एशिया का यहाँ से व्यापार किया जाता था। अभी क्या होता है कि लोथल के कुछ जगहों से चावल के अस्म प्राप्त हुए हैं, चावल के अस्म। तो चावल के अस्म प्राप्त होने के कारण ऐसा अनुमान लगाया गया था कि यहाँ के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो धान की खेती किया करते थे, वो धान की खेती किया करते होंगे, जिसके कारण लोथल में चावल के अस्म प्राप्त हुए थे। अभी यहाँ पे भी कुछ जगहों पे अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कुछ अग्निकुंड के अस्म यहाँ से भी प्राप्त होते हैं। तो इससे मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ पे चावल के अस्म प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियोज़ में। एक और वीडियो हम लोग लाएंगे जिसमें ये बताएंगे, उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से शहर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, या सिंधु सभ्यता से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। तो चावल का अस्म लोथल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं इसका धोलावीरा का। तो गुजरात का ही एक स्थान है धोलावीरा। तो इससे पहले आप लोगों को यह पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में जो खोज हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा स्थान गुजरात में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा स्थान कहाँ खोजा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे ज़्यादा स्थान गुजरात में पाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट स्थान भी वो है। अभी धोलावीरा की बात करते हैं। तो धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था भारत में, जबकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था। तो इसकी एक विशेषता यह है धोलावीरा की कि इस शहर को 3 भागों में बांटा गया है। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे उसको 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन धोलावीरा की बात की जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो ये सबसे अहम हिस्सा इसका है, सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य। अब क्या होता है, यहाँ पे नालियों को अच्छे प्रबंधित तरीके से बनाया गया था। धोलावीरा पूरे सिंधु का एक ऐसा जगह है जहाँ नालियों का जो बनावट था बहुत ही खूबसूरत, अच्छे तरीके से नालियों के निकासी का प्रबंध किया गया था। और इन नालियों को जो बनाया गया था उसमें से अधिकांश नालियां लकड़ी की नालियां थी, लकड़ी की बनी हुई थी, चिकनी लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। इसकी एक और विशेषता यह है कि यहाँ पे जो घरों का निर्माण हुआ था वह घर पत्थरों का घर था। उनमें से पत्थरों, चूंकि आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे मकानों को बनाने के लिए। धोलावीरा में पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया था मकान को बनाने के लिए। अगर यहाँ के ईंटों की बात की जाए तो ईंट का जो साइज हुआ करता था सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा ईंट का साइज 4:2:1 के रूप में बनाया गया था। ये ईंट का साइज था। 4 इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी ऊंचाई कहलाती थी। तो 4:2:1 के रूप में इसके ईंटों की आकृति हुआ करती थी। अभी हम बात करते हैं सुटकोटता की। तो गुजरात का ही एक स्थान है सुटकोटता। इसमें अनुमान यह लगाया गया है कि यहाँ पे घोड़े के अस्म प्राप्त हुए हैं। चूंकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग घोड़े से अपरिचित थे, लोहा से अपरिचित थे, सभी जगहों पे घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन सुटकोटता कुछ ऐसे जगहों में से आता है जहाँ पे घोड़े के अस्म प्राप्त हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि कुछ लोग कभी ना कभी चल के घोड़े से यहाँ पे आए होंगे। अब एक जगह है रंगपुर। जिस प्रकार से लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार से रंगपुर भी एक ऐसा जगह है जहां के खेतों में चावल के अस्म प्राप्त हुए हैं। तो लोथल और रंगपुर इन दोनों के खेतों में चावल के अस्म प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग धान की खेती किया करते थे। अभी हम इसी टाइप का छोटा छोटा और भी पॉइंट्स है, छोटे छोटे स्थान है। भगत राव, रोजदी, बहुत सारे छोटे छोटे स्थान हैं जिससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था भारत का। भारत के जो अहम हिस्से हैं वहाँ पे जो भी मुख्य स्थान था, उनकी मुख्य विशेषताएं जो थी उनका वर्णन हम लोग किए। अब हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में करीब 500 स्थान पाया गया है सिंधु घाटी, जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का अस्म प्राप्त हुआ था। तो एक स्थान है आपका हड़प्पा।
तो पहले हड़प्पा से पहले पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान के 3 जगह ऐसे हैं, मतलब 3 स्टेट ऐसा है जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के अस्म बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। एक है पंजाब, आप जानते हैं कि पंजाब को 2 भागों में बांटा गया है, तो ये पाकिस्तान का पंजाब। एक है सिंध, सिंध नाम का स्थान, वहां पे सिंध नाम का स्टेट है। और एक है बलूचिस्तान। तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये 3 राज्य ऐसे हैं पाकिस्तान के जहां पे अधिकांशता मात्रा में सिंधु घाटी के अस्म प्राप्त हुए थे। तो पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में एक स्थान है हड़प्पा, जो रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर में से आता है, जो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। आपको ये पता है, आप पिछले वीडियो में इसके बारे में जान चुके हैं, और ज़्यादा मात्रा में जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी, जो पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना नगर है। अभी हम बात करते हैं फिर इसका सिंध एक मतलब राज्य है जहां पे मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। तो आप देखे थे मोहनजोदड़ो को 1922 ईस्वी में ढूंढा गया था राखाल दास बनर्जी के द्वारा। तो मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या है? मोहनजोदड़ो में बहुत सारी विशेषताएं हैं, स्पेशली मोहनजोदड़ो की जितनी भी विशेषताएं हैं उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी इसकी कुछ एक विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर में से था, पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर में से है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। अब क्या है, इसका एक खासियत है कि यहाँ पे विशाल बहुत बड़ा स्नान घर प्राप्त हुआ है। तो इससे अंदाजा लगाया गया था लोग स्नान घर में स्नान किया करते थे, बहुत बड़ा स्नान घर। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मोहनजोदड़ो में कहीं कहीं पे 3 मुख वाले देवता की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। 3 मुख वाले देवता की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनके चारों ओर 4 जानवर का अस्म प्राप्त होता है। 4 जानवर का चित्र बना हुआ है, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ देता है कि 3 मुख वाले देवता के चारों ओर कौन कौन से जानवरों को चित्रांकित किया गया है? तो हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। ये एक विशेषता बताती है मोहनजोदड़ो की। अभी इसी प्रकार से एक स्थान है चुनहुदो, उसी प्रकार से कोट दीजी है, जो मोहनजोदड़ो सिंध में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान की बात की जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेट है पाकिस्तान का, जिसमें सुतकांगेडोर, डबरकोट, बालाकोट, इस प्रकार के छोटे छोटे स्थान प्राप्त हुए हैं। तो सुतकांगेडोर की बात की जाए तो ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र में है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र सुतकांगेडोर है। तभी आपने देखा था उत्तरी क्षेत्र में मांदा जम्मू कश्मीर आता है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र की बात की जाए तो ये दैमाबाद आता है महाराष्ट्र में जो है। पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर आता है, और जबकि पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान आता है। बलूचिस्तान में एक जगह है सुतकांगेडोर, ठीक सुतकांगेडोर, जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र में है सिंधु सभ्यता के। तो उसी प्रकार से डाबरकोट है, बालाकोट है, इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे स्थान है जहां सिंधु सभ्यता का अस्म प्राप्त हुआ। तो ये पाकिस्तान के बारे में था। अभी हम बात करते हैं अफगानिस्तान का। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग यह जाने थे कि अफगानिस्तान का 2 ऐसा हिस्सा है जहां पे सिंधु सभ्यता के अस्म प्राप्त हुए हैं। इसमें से एक सुरतोगोई है और एक मुंडी काग है। एक है सुरतोगोई और एक मुंडी काग। सुरतोगोई कोकचा नदी और आमू दरिया के बीच में पाया जाता है। अफगानिस्तान का सुरतोगोई जो है, एक अफगानिस्तान में नदी है कोकचा नदी, और उसके ठीक सामने में एक दरिया है आमू दरिया। इन दोनों के बीच में यह शहर बसा हुआ है। इस शहर से मुख्य रूप से टीन, सोना या लजवर्द नाम का एक पत्थर हुआ करता था, जिसका व्यापार किया जाता था। लजवर्द का जो कलर हुआ करता था वो नीले रंग का पत्थर हुआ करता था, और इसको इतिहास में नवरत्नों में रखा गया है लजवर्द को। तो इस प्रकार इन चीजों का व्यापार हुआ करता था सुरतोगोई से। जबकि मुंडी काग एक स्थान है जो कंधार के पास, कंधार से 55 किलोमीटर आगे मुंडी काग नाम का एक स्थान है, जिसका भी इस्तेमाल हम लोग व्यापार के लिए करते थे। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान में 2 ऐसे जगह हैं। पाकिस्तान का ये हिस्सा हो गया, और इधर हिंदुस्तान का, भारत का हिस्सा हो गया, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषताओं को बताता है।
तो इस वीडियोज़ में हम लोगों ने बात किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से नगर बहुत महत्वपूर्ण हैं और किस किस देशों में पाए जाते हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसका नगर नियोजन कैसा है। नगर नियोजन हम लोग पहले देख चुके हैं कि उसके शहर का जो निर्माण हुआ था ग्रिड पद्धति के आधार पे हुआ था। शहर को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी भाग था, निचला भाग था। शहर में सड़क और नालियों की उच्चतम व्यवस्था थी, जल निकासी का प्रबंध बहुत ही अच्छा था, शौचालय की व्यवस्था थी, सामूहिक भवन का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन समाप्त होता है। फिर अगले वीडियोज़ में हम लोग इसके कुछ मुख्य तथ्य की बात करेंगे जो छूटा हुआ है। उसमें हम लोग बताएंगे कि इसके कुछ एक और विशेषता के बारे में, और फिर बात करेंगे कि इससे सिंधु घाटी सभ्यता से कंपटीशन में किस प्रकार का क्वेश्चन, कैसा कैसा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए क्या समझ में आया क्या नहीं आया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए हम लोग फिर अगले वीडियोज़ में मिलते हैं। चलिए बाय।